राजस्थान में इस महत्वपूर्ण साल में चुनावी रण की बिसात बिछ चुकी है और बिसात भी ऐसी जिसमें कई दांव खेले जा सकते हैं, कई बार उठापटक हो सकती है। और इस चुनावी रण में क्या कुछ विषय सामने आ सकते हैं, कौन कौन वीर योद्धा अपने बाणों के प्रहार कर सकते हैं और राजनीतिक उठापटक किस प्रकार का रुख सामने ला सकती है, इसके बारे में बात करने के लिए राजस्थान के कई मंझे हुए पत्रकार जो कि दशकों से प्रदेश की राजनीति में हलचल को बड़े करीबी तौर पर देखते आए हैं, इस वक्त मेरे साथ जयपुर के जाने माने जवाहर कला केंद्र में मौजूद हैं। बात की जाएगी ओम सैनी जी से, जो कि वरिष्ठ पत्रकार संपादक, कई युवाओं को पत्रकारिता के जगत में लाने के लिए माने जाते हैं। लंबा एक्सपीरियंस, तजुर्बा इनके साथ में जुड़ा हुआ है। सैनी जी से बात करेंगे और हमारे साथ आनंद चौधरी जी भी मौजूद हैं, जो कि वर्तमान में इंडिया टुडे ग्रुप में है। इससे पहले भी कई पद संभाल चुके हैं। जाने माने जुझारू इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट पत्रकार हैं। इसके अलावा मेरे साथ मौजूद है अविनाश कल्ला, जो कि राजस्थान की राजनीति को बेहद करीबी तौर पर देखते आए हैं और तमाम जो डेवलपमेंट्स रही हैं उसके बारे में व्यंग और कटाक्ष करने से भी अक्सर बाज नहीं आते हैं। तो अविनाश जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। राजस्थान में इस साल विधानसभा का चुनाव होना है। बेहद महत्वपूर्ण चुनाव इस वजह से माना जा रहा है कि रोचक हो गया है चुनाव। कई इसमें खिलाड़ी, स्टेक होल्डर्स माने जा रहे हैं मौजूद है। जिस तरह से राजस्थान में कांग्रेस के अंदर ही गहलोत बनाम पायलट चलता आ रहा था, क्या लगता है उसका फायदा इस चुनावी साल में बीजेपी उठा पाएगी, या फिर बीजेपी में अंदरूनी लड़ाई खुद ही इतनी है कि क्या कुछ होगा, समय बताएगा। देव, जैसा आपने कहा, इस बार चुनाव सच में बहुत रोचक होने वाले हैं। पहली बार राजस्थान एक मल्टी कॉर्नर्ड फाइट देखेगा। तो मैं ये कह रहा था कि कांग्रेस में दो गुट होंगे, अशोक गहलोत और सचिन पायलट। डिपेंड करता है कि आगे जाते वो दोनों एक ही पार्टी में रहते हैं या नहीं, पर अभी ऐसा लग रहा है दो गुट वो होंगे। फिर भाजपा में दो से कई अधिक गुट है, वसुंधरा राजे और एक लंबी फेहरिस्त है बड़े बड़े नेताओं की, तो उनमें भी अंदरूनी खींचातान है। और फिर एक थर्ड फ्रंट जो हमेशा आवाज उठती है, हनुमान बेनीवाल है, आम आदमी पार्टी है, अब असदुद्दीन ओवैसी भी आ रहे हैं। तो मल्टी कॉर्नर्ड फाइट होगी, देखना लगेगा कि क्या है। पर अभी कांग्रेस का सबसे बड़ा विपक्ष कांग्रेस पार्टी के स्वयं के अंदर है। तो आपने जो अभी व्यंग की बात कही, तो मैं किस्सा जाहिर करता हूं कि चंद रोज पहले योजना भवन में एक बड़ी कैश पाया गया था, करीब 2.5 करोड़ रुपए कैश, सोना चांदी कुछ निकले, 2 करोड़ 30 लाख के करीब कैश। और उस पर देखिए आप, बीजेपी कितनी बढ़िया थी कि 1-2 ट्वीट हुए रात को, अगले दिन वो सब कार्य समिति में चले गए। तो मैंने लिखा कि सरकार के भवन में से पैसा निकल रहा है और भाजपा अपनी कार्य समिति में व्यस्त है, किसी का कोई बयान नहीं। इससे आश्वस्त विपक्ष कहीं नहीं देखा। तो वो मान के चल रहे हैं कि अंदरूनी कलह इतनी बड़ी है कांग्रेस की कि हम अगर काम भी ना करें तो हमारे को एक पोल पोजीशन है, जो कि लग भी रहा है संगठन के तौर पे। ऐसी बातें कई और लोग भी कह रहे हैं कि बीजेपी ने इस साल या इस गहलोत के टेन्योर में ऐसा कुछ नहीं किया कि वो डिजर्व करे सत्ता में आने के लिए, पर उसके बावजूद पिछले 25 साल में जो कुछ राजस्थान में रहा है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस का जो क्रम रहा है, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की अंदरूनी फूट के बावजूद बीजेपी यहां पर सत्ता में आ सकती है। एक और बड़ी बात है, ये सब लोग कह रहे हैं और बिल्कुल सही बात है कि हम कह रहे हैं कि बीजेपी ने उतना काम किया या नहीं किया, पर बीजेपी संगठन के तौर पे काफी मजबूत सी रहती है। जहां एक और कांग्रेस में इतना बड़ा कलह है इन दो बड़े नेताओं में, और उसके अलावा आप ये बात देखिए कि उनका संगठन आज कहीं खड़ा ही नहीं हो रहा है। तो जहां एक और मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के जो दौरे कर रहे हैं, महंगाई राहत केंद्र एक छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, पर क्या कांग्रेस के पास उतना बड़ा संगठन है कि उन लोगों को वो पोलिंग बूथ तक ला पाए? अभी उनके सारे जिला अध्यक्ष भी तय नहीं है। और इसके इतर अगर हम भाजपा देखें तो हमारे एक और मित्र हैं सीनियर त्रिभुवन जी, उन्होंने एक बात कही थी जो मैं कोट कर रहा हूँ त्रिभुवन सर को, कि भाजपा कितनी भी ऊपर लड़ती हुई देखिए, उनके नीचे का क्रम काम करता रहता है। तो भले ही सत्ता का हस्तांतरण अभी प्रदेश पे हुआ हो या कुछ हो, उनका नीचे संगठन मजबूत है। तो ऐसे में जब इसी चुनावी साल में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को इतने अनसेरिमोनियसली तरीके से हटा दिया जाए और उनकी जगह एक सांसद को बिठा दिया जाए, सीपी जोशी को,
आपने कहा कि अंदरूनी फूट है, वसुंधरा राजे बनाम सतीश पूनिया किससे छुपाए, शायद किसी से नहीं। ऐसे में गजेंद्र सिंह शेखावत वसुंधरा को पसंद नहीं करते, वसुंधरा सतीश पूनिया को पसंद नहीं करती, वसुंधरा ओम बिरला को पसंद नहीं करती हैं, राजेंद्र राठौड़ अपना खुद को स्टेक होल्डर मानते हैं, मुख्यमंत्री पद का दावेदार मानते हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि आप कह रहे हैं फिर भी संगठन ऐसा है कि बीजेपी को फर्क नहीं पड़ेगा कि ऊपर के नेताओं के बीच? देखिए, जो उनका बीजेपी की सबसे बड़ी एक कोर स्ट्रेंथ है वो कार्डर बेस्ड पार्टी है। उनकी कार्डर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ऊपर कौन है, उन्हें पता है वो कहाँ जाएंगे, किधर वोट देंगे, पहली उनकी शक्ति। दूसरी उनकी ये है कि अभी कई जगह ये चर्चा चल रही है कि कर्नाटक में विपरीत चुनाव रहा तो क्या पीएम का ब्रांड वैल्यू गिरा, पर उस पर मेरा ये टेक है कि कई सारे जगह हैं जहाँ लैंग्वेज एक बैरियर होती है। राजस्थान में हिंदी समझ में आती है और जहाँ हिंदी है वहाँ वो हार्टलैंड में बीजेपी अपने हिसाब से चलती है, उनकी एक स्ट्रेंथ अलग आती है। और तीसरा जो एक और सवाल है, आपने कहा अंदरूनी कलह है, मैं इसको दूसरे नज़र से देखता हूँ। मैं बीजेपी को उनकी इलेक्शन मशीनरी जिस तरह से काम करती है, आप ये देखिए उन्होंने कितने लोगों में एस्पिरेशन डाल दी है कि यू कुड ऑल्सो बी द नेक्स्ट पर्सन। सो एवरीबडी ट्राइज टू गिव देयर बेस्ट शॉट, और अगर वो आता है तो काम आता है। आई लुक एट देम इन राजस्थान एट द मोमेंट लाइक एन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम जिसकी बेंच स्ट्रेंथ भी इतनी स्ट्रांग होती है कि अगर उस दिन उतरना पड़ जाए तो आ जाए। आज कांग्रेस में आप देखिए, अगर हम अशोक गहलोत, सचिन पायलट का नाम हटा दे तो आपको तीसरा कौन सा नेता नाम याद आता है जो नाम में भी हो, चर्चा हो? सब छोटे छोटे क्षेत्र पे अपनी अपनी सीट और अपनी अपनी इक्वेशंस पे। तो कांग्रेस जो कि एक अच्छी पोजीशन में हो सकती थी एक डिवाइडेड बीजेपी के सामने, वो खुद यूनाइटेड नहीं होके आज अपने लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। एक बेंच स्ट्रेंथ की आपने बात की, अगर उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट या एक्सपैंड करने की कोशिश की जाए तो एक तरफ ये भी कहा जाता है कि मोदी शाह क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, शायद किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं पता होता। ऐसे में जहां देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का सीएम बनाया जा सकता है, खट्टर को हरियाणा का बनाया जा सकता है, तो राजस्थान में भी क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि इन तमाम दावेदारों के बावजूद एक ऐसा चेहरा निकल कर आ जाए बीजेपी के जीत के पर्सपेक्टिव में, अगर जीतती है बीजेपी तो, जिसको किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया हो? क्योंकि ये तमाम नाम है, अश्विनी वैष्णव हैं, भूपेंद्र यादव हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत है, इनके अलावा कोई इतर नाम आ सकता है सामने, आपको लगता है? जी बिल्कुल आ सकता है, और ये हम बात नहीं करें। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, कुछ 1.5-2 महीने पहले की बात है। मैं फ्लाइट पे था और मेरे साथ संयोगवश एक इन्हीं प्रबल दावेदारों में से एक व्यक्ति थे। नाम क्या था? नाम रख ही लेते हैं, ये है ना, आप सब लोग नाम ऐसा पूछते हैं, चाहे आप हो या सौरभ द्विवेदी, फिर वो हमारी फंस जाती है कि वो खबर थी। बट मैं आपको एक इसका उदाहरण बताता हूँ कि उनसे मेरी बात हुई तो मैंने कहा सर क्या चल रहा है, किसका नाम होगा? तो उन्होंने एक लाइन बोली कि देखिए अविनाश जी, मोदी जी के नाम पे जाएंगे, और अंत में उन्होंने जिसका भी नाम लिया, मान लीजिए आपका भी नाम लिया ना, तो आपको हम आपके घर से उठा के लाएंगे और बहुत सह सम्मान आपको उस कुर्सी पे बिराजेंगे और सारे ढोल नगाड़ों के साथ जाएंगे। हमारा जो इंडिविजुअल दुख होगा वो हम प्राइवेट में इन द डीप क्वार्टर्स ऑफ आवर रेजिडेंस वी विल डिस्कस इट। तो उनको इस बात में पूरी क्लैरिटी है, वो जिस किसी को भी कहे। और मैं एक बात आपको और कह रहा हूँ, जो आपने अमित शाह मोदी कहा, मैं ये कहता हूँ मोदी शाह वगैरह, वो जिसके पास मोदी की पावर है वो शाह है बीजेपी में। अगर उनको ये भी लगा कि मेरे को कैलकुलेशन या हमें फेस देना होगा, तो वो 1 मिनट नहीं लगाएंगे फेस डिक्लेयर करने में, और लोग उनको एक्सेप्ट कर लेंगे। और अगर उनका हाईकमांड आज इतना स्ट्रांग है, आज आप बीजेपी की क्यों बात करते हैं? एक जमाने में ओम अंकल बताएंगे कि किस तरह से इंदिरा गांधी का वजूद भी इतना स्ट्रांग था। जब आला कमान स्ट्रांग होती है तो नीचे चीजें अपने आप आ जाती है। जो चीजें आज हम देख रहे हैं, एक जमाने में कांग्रेस भी वो सब करती थी। तो बीजेपी के अंदर किसी को डाउट नहीं है कि कौन जाएगा। और आप इन सभी दावेदारों से पूछ लीजिए, वो खुद ये कहेंगे जो मोदी जी कहे। मैंने एक लाइन बोली थी, होई वही जो मोदी रची रखा। तो भाजपा एक लाइन में इसी में आती है, होई वही जो मोदी रची रखा। अब रामचंद्र हो या पार्लियामेंट हो या राजस्थान हो, जो मोदी जी कहेंगे वो सत्य है। तो जो इन्होंने कहा, मुझे याद है आज भी 2013 का मैं चुनाव कवर कर रहा था और भाजपा ने प्रमुख तौर पर वसुंधरा राजे का नाम अनाउंस किया था, कहा था कि ये हमारे मुख्यमंत्री पद की दावेदार हैं, अगर हम जीतते हैं तो यही मुख्यमंत्री बनेंगी, और हुआ भी वैसा ही। पर जैसा अविनाश साहब ने कहा कि इस बार चुनाव जो है वो मोदी के नाम पर लड़ा जाएगा, मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। और मेरी ये जो लोगों से बात हुई है, उनका कहना है कि पार्टी किसी को भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में डिक्लेयर नहीं करेगी चुनाव से पहले। जानना चाहेंगे आनंद जी की क्या सोच है। आनंद जी, कल्ला साहब ने तो बीजेपी के बारे में बताया क्या कुछ चल रहा है। कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार की फूट मची हुई है, जिस प्रकार की लड़ाई और बयानबाजी, पायलट कह रहे हैं कि अल्टीमेटम दे रहे हैं इस महीने के अंत तक, अगर जो 3 उन्होंने कंडीशंस रखी हैं वो पूरी नहीं होती हैं तो पूरे प्रदेश में आंदोलन होगा। क्या लगता है कि कांग्रेस की जो भत पिट रही है उससे वो उबर पाएगी?
देखिए देव जी, आज का जो जयपुर का मौसम है या राजस्थान का मौसम है, पिछले कुछ दिनों से जो सियासी गर्मी थी या 45 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच गया था, आज जयपुर में कुछ राहत है। इसे हम सियासी राहत से भी जोड़कर दे सकते हैं या इसे हम महंगाई राहत कैंप से भी जोड़कर देख सकते हैं कि अशोक गहलोत किस तरह से जनता के बीच में राहत की चीज़ें लेकर जा रहे हैं। आपने बात की कांग्रेस की अंदरूनी फूट की, तो कांग्रेस की जो अंदरूनी फूट है वो आप देखिए कि किस कदर तक अभी पहुंच चुकी थी। निकम्मा नकारा गद्दार से शुरू होकर पांव के छालों तक पहुंच गई थी और भ्रष्टाचार को लेकर आप जानते ही हैं कि किस तरह से हमले हो रहे हैं। लेकिन अभी जो कुछ दिनों से एक थोड़ी सी उम्मीद बची है कि दिल्ली में जो 26 तारीख को जो एक मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग क्या वो राहत दे पाएगी कांग्रेस की इस जो फूट चल रही थी। 4 साल से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के जो हालात ऐसे हो गए थे कि पायलट अलग दिशा में चल रहे हैं और अशोक गहलोत अलग दिशा में चल रहे हैं। सिर्फ अशोक गहलोत ही अभी एक कांग्रेस में एक ऐसे नेता हैं जो लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं और अपनी सरकार को रिपीट करने के लिए वो लगातार बड़ी बड़ी घोषणाएं और बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। आनंद जी, आपसे मैं सीधा सवाल पूछूंगा एक, क्या सचिन पायलट कांग्रेस छोड़ रहे हैं या नहीं? कहा यह जा रहा था कि 11 अप्रैल को उन्होंने अनशन रखा, 11 मई को उन्होंने अपनी पदयात्रा शुरू की और 11 जून को, ये 11 का जो आंकड़ा है उनके जीवन में बेहद महत्वपूर्ण है। जिस दिन उनके फादर की पुण्यतिथि है उस दिन वो एक बड़ी घोषणा कर सकते हैं। आपके सूत्र क्या बताते हैं, क्या आपके पास जानकारी है? देखिए कि सचिन पायलट के जो बारे में अभी कहा जाता है कि वो खुद कांग्रेस छोड़ने के इच्छुक नहीं है। वो चाहते हैं कि उनको कांग्रेस उनके ऊपर फैसला ले और वो एक शहीद के रूप में जनता के सामने आए और शहादत का उस फायदा वो चुनाव में ले। तो अभी ऐसी स्थिति नजर नहीं आती। और अभी जो पिछले कुछ दिनों से जो पहली जो कांग्रेस की जो या सचिन पायलट की जो आप मानेंगे धरना था, उस दिन अगर आप उनके पीछे के अगर पोस्टर पे नजर डालें तो 11 अप्रैल की बात हाँ 11 अप्रैल को जो सिर्फ महात्मा गांधी थे। उसके बाद में जो अभी जो 15 तारीख को जो 15 मई को जो उनकी जो पदयात्रा के बाद में जो सभा हुई और उसके अगर पोस्टर पे नजर डालें तो उसमें सोनिया गांधी और कई चेहरे कांग्रेस के, भीमराव अम्बेडकर थे और भगत सिंह थे और ये सब लोग आ चुके थे। तो सचिन पायलट के बारे में अभी जो पिछले कुछ दिनों से एक ये भी सुनने में आ रहा है कि सचिन पायलट जब से प्रशांत भूषण की आईपेक कंपनी के उसमें आए हैं, उसके बाद में उनके सारी चीज़ें और उनका सारी रणनीति एकदम अलग हो चुकी है और वो एक एक करके ऐसे कदम उठा रहे हैं जिससे कि एक कांग्रेस संगठन में एक संदेश जाए कि सचिन पायलट के बिना राजस्थान में कांग्रेस चुनाव में नहीं जीत सकती। तो इस तरह की एक सचिन पायलट और जिस प्रकार का अल्टीमेटम उन्होंने दिया, कहा जा रहा है कि किसी भी हालत में अशोक गहलोत उनकी बात को मानेंगे नहीं। इस महीने के अंत तक जो उन्होंने कंडीशंस रखी हैं, जिसमें यह भी है कि एक हाई लेवल कमेटी बनाई जाए वसुंधरा राजे के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार के मामलों की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। लगता नहीं कि अशोक गहलोत उनकी बातों को मानेंगे। ऐसे में सचिन पायलट ने ऐसा अल्टीमेटम दिया क्यों? और जिस प्रकार की शहादत की आप बात कर रहे थे ताकि उनको सिंपैथी वोट मिल जाए, अगर वैसा होता है, पार्टी उनको असली में निकाल देती है, सोचती है कि भाई गहलोत और इनके जो डिफरेंसेस हैं वो इररिकंसाइलेबल हैं, तो सचिन पायलट का क्या लगता है कि वो बेनीवाल की आरएलपी और आम आदमी पार्टी और चंद्रशेखर आज़ाद और असदुद्दीन ओवैसी के साथ एक मिला जुला फ्रंट बना के चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए देव जी, मौजूदा परिस्थितियों में कहीं नहीं लगता कि सचिन पायलट आरएलपी के साथ जाएंगे या आम आदमी पार्टी के साथ जाएंगे या किसी और संगठन के साथ जाएंगे। कुछ दिन पहले तक हम ये कयास लगा सकते थे कि आम आदमी पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करे या आरएलपी उनके साथ मिलकर एक तालमेल, हाँ आरएलपी लगातार कर रही है, लेकिन सचिन पायलट उस जगह नहीं जाना चाहेंगे। हालांकि सचिन पायलट भी जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो कास्ट वही है जो आरएलपी को जो वोट देती रही है। एक गुर्जर राजस्थान में जो बाहुल्य है वो उनकी जो एक कास्ट पॉलिटिक्स है, इसके साथ साथ उन्होंने जो राजस्थान में सबसे बड़ी तादाद में एक जाति है उसकी पॉलिटिक्स वो लगातार उनके लोगों को वो लगातार जोड़ के चल रहे हैं। अब ने पिछली बार देखा होगा कि उनके मंच पे जिस तरह से एक कास्ट के नेताओं की भरमार थी और एक पुराने अध्यक्ष को जो उन्होंने मंच पे रखा और उनके पांव छुए और जिस तरह से उन्होंने उनका पूरा पर आपको संदेश दिया। अगर उनको केवल गुर्जरों का नेता कहा जाता है तो वो चिढ़ जाते हैं, कहीं ना कहीं वो नाराज हो जाते हैं। और स्टेज से भी, जब आप जिस सभा की आपने बात की 15 मई की जो सभा थी, उसमें उन्होंने स्टेज से कहा कि मुझे कई लोग एक समुदाय, एक समाज, एक वर्ग का नेता कहते हैं, मैं 36 कौम का बेटा हूं। ओम सैनी जी शायद इस बारे में ज़्यादा बताएं, पर क्या लगता है कि
सचिन पायलट जो साधने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो केवल गुर्जरों के नेता बन के उभरते हैं या फिर अगर उनको गहलोत गुट ऐसा दिखाता है तो उनको उस प्रकार का फायदा नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल आपने सच कहा है कि अकेले गुजरों के दम पे राजस्थान में ज़्यादा बड़े स्तर पे कामयाबी नहीं पाई जा सकती। राजस्थान में अगर गुजर बाहुल्य सीटों की हम संख्या देखें तो राजस्थान में हर बार 8 से 10 तक गुजर विधायक जीतते रहे। परसेंटेज कितनी होगी आपके और हिसाब गुजर विधायकों के दम पे अगर सरकार में आना चाहो तो वो बहुत मुश्किल है। इसीलिए सचिन पायलट लगातार कहते हैं कि मैं गुजर जाति के सिर्फ पॉलिटिक्स की बात नहीं कर सकता, मैं जाटों के भी लोगों को जैसे हेमाराम चौधरी है, नारायण सिंह है और सारे जो लोग हैं, और इधर वो मीणा जो बहुल क्षेत्र है जिसमें उनका प्रभाव है, उनको भी वो साथ लेकर लगातार चल रहे हैं। तो ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि वो अकेले गुजरों के दम पे चुनाव में जाने की वो तैयारी नहीं करेंगे। बिल्कुल माना जाता है कि लगभग 4 से 5% बताते हैं गुर्जर राजस्थान में। ऐसे में सचिन पायलट की कोशिश है कि अगर एक ऐसा मिला जुला फ्रंट बनाया जाए जिसमें और लोगों को और वर्गों को भी वो साथ सके। ओम सैनी जी भी हमारे साथ हैं। सैनी साहब, कल्ला साहब, आनंद जी से मैंने बात की बीजेपी और कांग्रेस के अंदर क्या कुछ चल रहा है। आपसे मैं एक पूरा ओवरऑल पर्सपेक्टिव लेना चाहूंगा। आप कई दशकों से राजस्थान की राजनीति देखते आए हैं। इमरजेंसी के दौर में आप मुझे बता रहे थे कि आप जेल में भी गए थे। 19 महीने आप जेल में रहे थे। हाँ, देखिए, राजस्थान का जो सामाजिक समीकरण है वो बड़ा जटिल है। उसे सहज रूप से आज के लोग नहीं समझ सकते, और ये मोरिस जोन्स की किताबों में भी नहीं पढ़ा है, रजनी कोठारी जी की किताबों में भी दर्ज नहीं है। वो एक लेगेसी के रूप में कास्ट लेगेसी है, ये सब डिफाइन किया हुआ है। लेकिन राजस्थान की पॉलिटिक्स में जाति समीकरण कैसे होते हैं, और जाति समीकरणों को साधे बगैर आप शासन में नहीं आ सकते। इसको बिगाड़ने का सिलसिला कुछ सालों पहले ही मेरा ख्याल है कि 2014 से पहले प्रारंभ हो गया था कि जातियों में भी जातियाँ निकल आई, उनकी खापें निकल आई, उनके गोत्र निकल आए। तो वो सब सिलसिला बनने के बाद में जब आप सीधे सीधे सवाल करते हैं कि सचिन पायलट का भविष्य क्या है या अशोक गहलोत का भविष्य क्या है, मैं कहना चाहता हूं कि जो सामाजिक समीकरण बना सकता है उसका भविष्य है। जो समन्वय नहीं बिठा सकता, सौहार्द नहीं बिठा सकता, उसका कोई भविष्य नहीं है, चाहे उसके साथ में कोई भी हो। जैसे जाटों के कई खाप हैं। पर आपको मैं यहीं रोकना, एक बार मैं पूछना चाहूंगा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि सचिन पायलट सामाजिक समन्वय सौहार्द नहीं बना पाता? अगर आप उन्हीं के बारे में। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं सचिन पायलट के पिता का मित्र रहा हूँ, राजेश पायलट। जब राजेश पायलट राजनीति में आए थे, वो वहाँ से छोड़ करके और मिसेस गांधी के पास में आके उन्होंने कहा था कि मैं कांग्रेस ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा था तुम नौकरी नहीं छोड़ो, तुम स्क्वाड्रन लीडर रहो, बाद में आना। लेकिन वो माने नहीं, और वो आए और उन्होंने ज्वाइन कर लिया। और उसके बाद में क्योंकि उनको नज़र आ रहा था कि उत्तरी भारत का जितना गुजर है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसको अगर एकत्रित कर लिया जाए तो आप एक प्रभावशाली ताकत बन सकते हैं। उनका एक ख्याल था, और इसी ख्याल का नतीजा था कि कश्मीर तक उनकी पकड़ थी। लेकिन इस बीच में दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु हो गई, और 2002 में राजेश पायलट का राज्याभिषेक हो गया। मैंने देखा है इस अमृतों के बाग के अंदर कैसे हुआ था, और जो लोग बुलाए गए थे वो मुझे मालूम है कि सारे गुजर लीडर थे, जितने भी थे, वो अलग बात है। लेकिन कांग्रेस के लोग तो थे उस वक्त। गिरजा जी अध्यक्ष होती थी और अशोक गहलोत होते ही थे, हाँ, और दूसरे लोग भी थे, और सोनिया जी का आशीर्वाद था। तो हमने कहा था कि ये एक नया सितारा है गुजरों के साथ में या किसानों के साथ में। लेकिन जो सौहार्द और जो समन्वय बिठाने का सिलसिला उनके पिता के पास में था, मुझे ये लगा देखने में कि उनके पास में नहीं है, और बेसब्री है, बेहद बेसब्री है। पर आप कह रहे हैं बेसब्री है, पर सर 5 साल जब बीजेपी सत्ता में थी, कांग्रेस विपक्ष में थी, तब उन्होंने इंतजार किया कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे। अब 4.5 साल से करीब समय वैसे निकल गया, 9.5 साल अगर निकल गए, फिर भी आप कह रहे हैं बेसब्री। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप पार्टी के प्रतिबद्ध कार्यकर्ता हैं, अगर आप पार्टी के प्रतिबद्ध नेता हैं, तो आप कभी भी इस तरीके से डिमांड हट नहीं कर सकते। ये हट करने का सिलसिला है। ये हट करने वाला सिलसिला कांग्रेस में चलता नहीं है जब तक कि आपके पास में फोर्स नज़र ना आए। और फोर्स हैं, यहाँ पर कई जातियाँ हैं, जाट भी हैं, राजपूत भी हैं, बिश्नोई भी हैं, मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब भी हैं। इन सब का समन्वय करना आना चाहिए, और हर जगह होना चाहिए। अब आप नारायण सिंह जी को साथ में लेके या किसी और महरिया को साथ में लेके आप ये समझते हैं कि आपने शेखावाटी साथ लेंगे? शेखावाटी में भी कई गोत्र हैं। मुझे पता है कि वहाँ पर भजनिक मूवमेंट से जो सिलसिला स्टार्ट हुआ था, जागीरदारों के खिलाफ जो लोग लड़े थे, जाट स्वाभाविक नेता रहे हैं राजस्थान के किसान जातियों के, और उनके साथ में वो लोग नहीं आए इधर,
यानी घासीराम जी का मैं नाम लेना चाहता हूँ, त्रिलोक सिंह जी का नाम लेना चाहता हूँ, मोहर सिंह का नाम लेना चाहता हूँ, जिनको आज की जनरेशन नहीं जानती। कौन सी जनरेशन? जो शेखावाटी से बाहर रहती है। शेखावाटी वाली तो जानती है। अमरा राम इसी तरीके से इलेक्ट होकर के आता है और उसका समन्वय है। ठीक वही बात जब मैं राजस्थान के संदर्भ में सचिन पायलट की करता हूँ, तो आप जब कहते हैं 5 साल सब्र क्या किया आपने, आपको अपनी पार्टी बनानी थी। 1985 से अशोक गहलोत यहाँ पे काम करते रहे, 80 में सांसद बने, उसके बाद में कैसे इनका सारा डेवलपमेंट हुआ, डिप्टी मिनिस्टर से चले ये, और आज उसका अलग सिलसिला है। तो उस आदमी में ये आता था, उसकी जात का इतना वोट भी नहीं है, खुद ही फरमाते हैं वो। मुझे ज़्यादा ज्ञान है नहीं आ रहा कि मैं उस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं आप पर एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा सैनी साहब, मेरे पास आपके तजुर्बे के मुकाबले काफ़ी कम तजुर्बा है, पर क्या है कि जब मैंने पायलट का कवर किया है, कवरेज, जैसे इसी साल के जनवरी के महीने में किसान सम्मेलन को लेकर वो नागौर के पर्वतसर गए, उसके बाद वो हनुमानगढ़ के पिलीबंगा गए, वो वहाँ से झुंझुनू के उदयपुर वाटी गए, पाली गए, उसके बाद जब उन्होंने पदयात्रा निकाली, एक हजूम उमड़ता है, एक हजूम ऐसा जो कि राजस्थान में शायद ही किसी और नेता के लिए उमड़े। ऐसे में कांग्रेस को लगता है कि क्या आपके हिसाब से कि नहीं, ये मैं पहले तो ये कहना चाहता हूं, बहुत गलत ख्याल है। आपको लगता है? क्योंकि नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं आपको क्योंकि मैंने गहलोत साहब की सभाएं भी कवर की हैं, प्रदेश के कांग्रेस कार्यालय के सीट जयपुर के बाहर कवर की हैं। ये कहीं ना कहीं क्राउड पुलर वो हैं और वो दिखता है जमीनी स्तर पे। आप इससे डिसएग्री कर रहे हैं? क्राउड पुलर तो धर्मेंद्र भी थे, बीकानेर की सीट उन्होंने जीती भारतीय जनता पार्टी के टिकट से। क्राउड पुलर तो महारानी गायत्री देवी थी, क्राउड पुलर थी, 5 लाख वोटों से जीती थी, वो अलग चीज़ है। उसके पीछे कौन से रीजन्स थे जानना बहुत जरूरी है। इसको आप स्थायी भाव से ना देखिए। जो आप आज आपके साथ में नजर आते हैं, कल कहाँ होंगे? जब भैंसला सामने खड़ा हो जाएगा या दूसरा गुजरों की कई खापे हैं, उनके अपने डिवीजन्स हैं, उनको आप एक साथ नहीं रख सकते। जाटों की कई खापे हैं, उनके अलग डिवीजन्स हैं, जैसे ओला परिवार है, जैसे धनखड़ परिवार है, जैसे महरिया परिवार है, उसी तरीके से और परिवार हैं बहुत सारे। तो इन सबको कैसे साथ में लाया जा सकता है? आप नहीं मानते उनको क्राउड पुलर सचिन पायलट को? ये कहना भी तौहीन होगी। मैं नहीं कहना चाहता ऐसा। इज ए यंग मैन, डायनामिक आदमी है। डायनामिक आदमी के साथ में लोग जुड़ते ही हैं, स्वाभाविक रूप से जुड़ते हैं। मैं तो वो खामियां बता रहा हूँ, वो कमियां बता रहा हूँ कि जिनकी वजह से वो स्थिति में नहीं आ पाए जो वो आना चाहते हैं, जो आप बता। दूसरी एक बात जो कही जाती है वो भी मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। गहलोत साहब जब मुख्यमंत्री बने हैं, पार्टी चुनाव में गई है और करारी हार का सामना किया है। 2003 में करारी हार का सामना किया, कल्ला साहब ने देखा होगा, करीबी तौर पे आनंद जी ने देखा होगा। 2013 में तो 21 सीटों पे पार्टी रिड्यूस हो गई। 156 नहीं देखी आपने सर? दैट वाज द टाइम। मैं आपको तब तो वसुंधरा सिटिंग चीफ मिनिस्टर बताना चाहता हूँ आपको। मैं बताना चाहता हूँ, नहीं फिर बता रहा हूँ कि एग्जाम्पल ये है कि इस आदमी को 85 में प्रदेश अध्यक्ष बनाया राजस्थान प्रदेश कांग्रेस का, अशोक गहलोत को। इसने यहाँ की NSUI बनाई, यहाँ की यूथ कांग्रेस बनाई, यहाँ का पीजेंटी ऑर्गेनाइजेशन बनाया, यहाँ का ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन बनाया। ये सारी बातें इन्होंने की और उसके बाद में वेलफेयर प्रोग्राम। चुनाव में जाती है कांग्रेस, इनके मुख्यमंत्री रहते हुए क्यों हार जाती है? एक बार का सिलसिला है, कई बार का सिलसिला, कई कारण होते हैं। अभी आप कहेंगे 2014 में 162 आ गए थे वसुंधरा जी के, फिर कैसे पीछे रह गई? वसुंधरा जी ने सिर्फ एक सेंटेंस बोल दिया कि मेरे बगैर यहाँ कुछ नहीं पत्ता हिलता है, तो उनका हाल क्या बना दिया आला कमान ने। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो नहीं है जो 1980 में बना था। 1980 में केंद्रीय नेतृत्व बड़ा डेमोक्रेटिक था, सबकी बातें सुनता था। आज कोई जानता ही नहीं, बीजेपी का नाम ही नहीं लेता, नाम लेता है मोदी जी का और शाह जी का। तो इसका ये कोई अच्छा। एक बात और कही जाती है कि 2018 में जब चुनाव हुए विधानसभा के राजस्थान में, तब जो प्रदेश के अध्यक्ष थे कांग्रेस के वो सचिन पायलट थे। पायलट साहब के गुट का ये कहना है कि 5 साल से ज़्यादा उन्होंने संघर्ष किया। कांग्रेस हाईकमांड ने उनको तब भेजा जब कांग्रेस यहाँ पर गर्त में पहुंच चुकी थी, 21 सीटों पे आ चुकी थी। ऐसे में उन्होंने ज़मीनी स्तर पर संघर्ष किया, लाठी खाए, डंडे खाए, ज़मीन पर निकलकर यात्राएं की। 12 से वो कहते हैं 100 किलोमीटर की यात्रा निकाली। ऐसे में पायलट गुट का कहना है कि अशोक गहलोत साहब ने या उनके गुट ने, कई जो विधायक निर्दलीय तौर पर लड़े थे, ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई कि बाद में वो उनके साथ आकर खड़े हो गए। और इसके बावजूद के 91 से 21 से लेकर 99 तक पहुंचाने के लिए सचिन पायलट को क्रेडिट जाना चाहिए। पर 10 जनपद से जो फैसला हुआ वो उन्होंने स्वीकार्य किया, उसको मानते हुए अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने। पर पिछले साल 25 सितंबर को जो CLP की बैठक होनी थी वो नहीं हो पाई, क्योंकि पायलट
साहब का ये या पायलट गुट का ये आरोप है कि गहलोत गुट के नेताओं ने उसको सैबोटाज कर दिया। देखिए मानेसर से बात शुरू कीजिए ना, फिर मानेसर से जब बात शुरू करेंगे तो पता लग जाएगा कि पायलट गुट के साथ में ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि उस गलती के लिए आप क्षमा नहीं मांग रहे हैं, उस गलती को आप बिल्कुल जस्टिफाई कर रहे हैं, आप लगातार कह रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व ऐसा रहा है कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया, चीफ मिनिस्टर को हटा दिया। हीरालाल शास्त्री के साथ में यही हुआ था। ये इतिहास है यहाँ का। यहाँ बड़ा डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन था। ऑर्गेनाइजेशन मीनिंगफुल जब होता है तो उसके बाद में अर्थपूर्ण होता है। अभी अगर ये कहें कि साहब 4.5 साल बड़ा काम किया, इसका क्या मतलब हुआ? आप अपनी पार्टी को बना रहे हैं या सिर्फ आपने अपने लिए काम कर रहे थे? लेट द पीपल डिसाइड। लोगों को डिसाइड करने दीजिए, पार्टी को डिसाइड करने दीजिए। आप इस मेहरबानी पे क्यों अटकेंगे? आपको राहुल जी बना देंगे या प्रियंका जी बना देंगी या सोनिया जी बना देंगी। आप में दम होना चाहिए, आप में समझ होनी चाहिए कि आपकी पार्टी का दम आपके माध्यम से नजर आए। आप आईना दिखा रहे हैं, जबकि आईना आपको देखना चाहिए कि आप ऐसा कुछ भी नहीं कर पाए जिसकी वजह से आप स्थापित होते। कल्ला साहब, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि सर कह रहे हैं मानेसर से बात शुरू करनी चाहिए। अगर मानेसर की बात करनी ही है तो फिर क्यों जो विधायक वहां पर गए थे, विश्वेंद्र सिंह हैं, उनको वापस मंत्री मंडल में शामिल किया गया? रमेश मीणा हैं। तो गहलोत खुद इस बारे में बार बार बात करते हैं। क्या पुराने जख्म कुरेदने की कोशिश करते हैं या कोशिश करते हैं कि पायलट को डिस्क्रेडिट कर दिया जाए ताकि उनको कंसीडर ना किया जाए? ये कहा जाए कि उनकी तरफ से जो कहा गया 10 करोड़ रुपए रिश्वत लिया। आपको क्या लगता है बार बार पुराने चैप्टर्स खोलने सही हैं क्या? देखिए, सिंपल सी बात है देव की, पॉलिटिक्स एक ऐसी गेम है जिसमें हर कोई पावर में रहना चाहता है। यहाँ कोई मॉरल इमोरल नहीं होता। और ये जो हम बार बार बात कर रहे हैं पायलट गहलोत, मैं इसे लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखता हूँ कि ये झगड़ा इन दो का नहीं है। इट इज़ अ साइन ऑफ डीकेइंग कांग्रेस हाई कमांड। आज ये नहीं तय है कि कांग्रेस की आला कमान कौन है। बहुत कमजोर पड़ गई है। ओम सर ने मानेसर का भी उदाहरण दिया, आपने 25 सितंबर का दिया। मेरा ये मानना है दोनों नेताओं ने एक एक बार गुस्ताखी कर ली। अभी जो डिस्पेंसेशन ऊपर बैठा है, इसे ये देखना चाहिए कि क्या हम आज के प्रेजेंट को बचाएं या हम आगे के फ्यूचर में इन्वेस्ट करें। और वो कांग्रेस पार्टी का डिसीजन है, लेट द पार्टी डिसाइड। बट मैं इसको इस दृष्टि से देखता हूं कि 4.5 साल से ये झगड़ा चल रहा है और कांग्रेस पार्टी ने इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी। ये किसी के वो क्या कहते हैं टॉप 5 लिस्ट में उनके एजेंडे में ऐसा ही नहीं लग रहा। ये दो शत्रप हैं, आपस में लड़ रहे हैं, लड़े रहने दीजिए, हमारी रेलेवेंस बनी रहती है। आनंद जी, क्या पार्टी के जो सो कॉल्ड हाई कमांड है या ऊपरी तौर पर नेता है, उन्होंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, उनकी प्रायोरिटी में नहीं था, या फिर उनको लगा अगर ध्यान देंगे तो पंजाब जैसी हालत हो जाएगी, जहां जिस तरह से चन्नी, सिद्धू और अमरिंदर सिंह की लड़ाई वहां पर आम हो गई थी और पार्टी बुरी तरह से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। उनको क्या ये लग रहा है कि ये यहाँ पर इस तरह से हो गया है कि यहाँ पर अगर हम हाथ डालेंगे तो हो सकता है हाथ जल जाएगा? देव जी, देखिए कि ओम सर ने और कल्ला जी ने जो बात कही है कि कांग्रेस का जो हाई कमान है इस समय बहुत कमजोर स्थिति में है। और कमजोर स्थिति का आप और हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जब कांग्रेस के पास देश भर में 2000 विधायक होते थे या देश भर में उनके पास 250 से 300 सांसद होते थे, तब उनको 200 में से 100 विधायक होने का डर नहीं होता था, वो तुरंत फैसले लेते थे। लेकिन आज कांग्रेस इस स्थिति में है कि वो अपने 100 विधायकों को या अपनी सरकार को खोने की स्थिति में नहीं है। तो इसकी कमजोरी भी साफ नजर आती है कि वो क्यों फैसला नहीं ले पा रहे। ये जो इसका मैं जो समझता हूँ बड़ा कारण ये है। और रही बात राजस्थान में जो दोनों के बीच की लड़ाई है, 4.5 साल हो गए, आप देखिए कि इसका नुकसान तो कांग्रेस को ही होना है। और अभी जब चुनाव सर पे हैं और तब भी इन दोनों की लड़ाई बहुत चरम पे चल रही है, तो आने वाले चुनाव में इसका नुकसान जरूर कांग्रेस को होगा और कांग्रेस को बड़ा खामियाजा इसका भुगतना पड़ सकता है। तो साफ तौर पर आनंद जी का मानना है कि कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमांड वीकेंड हो चुकी है या फिर फैसला लेने की हिम्मत नहीं दिखा पा रही है। पर एक बार इनसे, क्योंकि ये सारे वरिष्ठ पत्रकार हैं मेरे साथ में जो मौजूद हैं, अपने अपने जो पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना जो सिक्का जो है वो दिखा चुके हैं और अपना जो जौहर है वो लोगों के सामने दिखा चुके हैं। इनसे जानना चाहूंगा कि राजस्थान में अगर प्रिडिक्शन करनी हो कल्ला साहब, क्या रहेगा विधानसभा चुनाव में? क्योंकि ये जो चुनाव है ये राजस्थान में पृष्ठभूमि तैयार कर सकता है। हालांकि कहा जाता है कि राज्य के जो चुनाव होते हैं वो लोकसभा चुनाव से काफी अलग होते हैं, वो कई बार उससे कुछ लेना देना भी नहीं होता, लोग जिस प्रकार की सोच रखते हैं। पर फिर भी आपको क्या लगता है राजस्थान में इस साल क्या होने जा रहा है? क्या बीजेपी सत्ता में आएगी? 25 साल का जो रिवाज रहा है पिछला, क्या वही रिपीट होगा या राज
कांग्रेस का रिपीट होगा या इस दोनों के अलावा कुछ होगा? देखिए, राज पे इतना जल्दी प्रोडिक्शन करना भी बहुत जल्दी होगा, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री दौड़ रहे हैं या अपनी पूरी जान लगा रहे हैं, उनका अटेम्प्ट है कि वो अपने ऊपर ये जो टैग लगाया ना, जो आप भी अभी बात करें, क्रिस्टल बॉल में गेस करें तो कांग्रेस इज नॉट इन अ पोल पोजिशन अनटिल एंड अनलेस वो इन दोनों दिग्गज नेताओं का झगड़ा सुलझते हुए देख रहे हैं आपके? सर, अभी तक तो कुछ ऐसा कहीं से इंडिकेशन नहीं है कि कोई इसको अर्जेंसी भी है कि इसको निपटा लिया जाए। चल रहा है, हर कोई तारीख पे तारीख ही दे रहा है। सैनी साहब, क्या लगता है पायलट को, क्योंकि लग रहा है कि अशोक गहलोत नहीं चाहते कि सचिन पायलट पार्टी में रहें, पर आपका क्या असेसमेंट है, आकलन क्या कहता है आपका? क्या पायलट रहेंगे अगर पार्टी में, तो कांग्रेस को आने वाले समय में नुकसान होता रहेगा, पार्टी की जो धरातल पे बेस है वो खिसकती जाएगी? किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, 10 दिन पहले, क्या लगता है नतीजा? 10 दिन पहले तो मुझे लग रहा था कि पायलट कांग्रेस में ही रहेंगे, लेकिन ये सच है कि जिस तरह की बात आनंद ने कही कि शहादत का सिंबल चाहते हैं, वो तो शहादत का सिंबल देगी उनको? वो बिल्कुल नहीं देगी पार्टी शहादत का सिंबल, मुझे ठीक से लग रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक नेशनल इशू बनेगा जिसके ऊपर पूरे मुल्क के अंदर चुनाव की एक बयार बनेगी, और जो आने वाली 3 चुनाव हैं जो दिसंबर में जो होंगे, उसके अंदर राजस्थान के या मध्य प्रदेश के इशू नहीं होंगे। उस वक्त इंडियन क्या कहते हैं, भारतीय संविधान का और भारतीय इंस्टीट्यूशंस, संविधान से जुड़े हुए इंस्टीट्यूशंस की चर्चा होगी, भ्रष्टाचार के खिलाफ और मोदी जी की आभा के ऊपर सीधा सीधा आक्रमण वाला सिलसिला होगा। ये मेरा ख्याल है कि एक शक्ल लेगा और वो डिसाइड करेगा कि ये सरकार रिपीट होगी या नहीं होगी। तो आपका मानना है कि स्थानीय मुद्दों की बजाय राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर चुनाव होने जा रहा है, और उसको लेकर क्या कुछ समीकरण बनेंगे वो बताएगा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी कि नहीं होगी। पर आप मान रहे हैं कि सचिन पायलट को पार्टी निकालेगी नहीं, क्या वो पार्टी में बने रहेंगे? मुझे लगता नहीं है। 10 दिन पहले तो मैं कह सकता था कि बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे, लेकिन अब जैसा उन्होंने रुख अख्तियार किया है, उसमें जो कुछ 2-4 दिन में जो उनके यहाँ फैसला होने वाला है, वो क्या होता है ये समझ से बाहर है। क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर पहले वाली कांग्रेस होती तो कुछ और किस्म का फैसला होता, और अब की जो कांग्रेस है, अब का जो आला कमान है, वो बहुत ज़्यादा नरम और डेमोक्रेटिक नज़र आ रहा है। तो उसमें मुझे कुछ पता नहीं, मैं कह नहीं सकता कि क्या करेंगे। आनंद जी, जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने पहले दिल्ली में तो एक के बाद एक बड़ी जीत हासिल की, पंजाब में भी जीत हासिल की, गुजरात में हो गए, 40 लाख से ज़्यादा उनको वोट मिले वहाँ पर, राजस्थान में फिलहाल कोई वो बहुत डीप इनरोड करते हुए दिख नहीं रहे। पर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको लगता है कि जो प्लेयर्स हैं, जिनको फिलहाल फ्रेंच प्लेयर्स माना जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल की, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की, असदुद्दीन ओवैसी जिनको कल्ला साहब बड़ी करीब से जानते हैं, AIMIM, क्या लगता है ये फ्रेंच प्लेयर्स एक मेजर रोल प्ले कर सकते हैं? क्या कुछ ऐसा तिकड़म बैठ सकता है, ऐसी मिलीजुली सरकार जो कि पिछले 25-30 सालों में राजस्थान ने नहीं देखी कम से कम? देव जी, देखिए, मैं इसको 2 तरह से देखता हूँ। जैसा कल्ला जी ने कहा कि राजस्थान में जैसे अभी जो माहौल है, कि राजस्थान में किसी भी पार्टी के पक्ष में माहौल नजर नहीं आ रहा। अभी जैसे कांग्रेस के खिलाफ माहौल नजर नहीं आता या भाजपा के पक्ष में माहौल नजर नहीं आता। जब ऐसी स्थिति होती है तो राजस्थान में निर्दलीय और छोटी पार्टियों के बड़े काफी संख्या में नेता चुनकर आते हैं, और उनकी संख्या 30 के आसपास होती है। जब उनकी संख्या 30 तक पहुंचती है तो दोनों पार्टियों की जो स्थिति रहती है वो सरकार के बिल्कुल नजदीक जाकर, तो उसमें कोई सी भी हो सकती है। जैसा कल्ला जी ने कहा कि बीजेपी का जो संगठन है वो जमीनी स्तर पे काफी मजबूत है। जैसे उनके पन्ना प्रमुख हैं या उनका जो उन्होंने पिछले कुछ सालों में काम किया, तो वो यकीनन वो बहुत जमीनी स्तर पे है। लेकिन कांग्रेस का संगठन इतना मजबूत नहीं है। लेकिन कांग्रेस जो महंगाई राहत कैंप है, जो अशोक गहलोत के 10 योजनाओं का जो गारंटी कार्ड है, वो काफी लोगों में प्रभाव डाल रहा है। अभी मैंने फील्ड में देखा है कि वहाँ जैसे उज्ज्वला स्कीम है, केंद्र की स्कीम है, 76 लाख परिवार इस योजना से जुड़े थे। लेकिन आप देखिए कि 500 रुपए के सिलेंडर की योजना है, उससे 46 लाख परिवारों का गारंटी कार्ड बन चुका है। राजस्थान में 4.5 करोड़ लोगों के गारंटी कार्ड बन चुके हैं। उनके घरों में अशोक गहलोत के फोटो वाले जो किट है वो पहुंच चुके हैं। तो केंद्र की जो स्थानीय मुद्दों की बात, आप उनको वोट्स में तब्दील होते हुए देख रहे हैं? मैं उसको थोड़ा सा वैसे देखता हूं कि ओम सैनी जी ने जैसे बात की कि स्थानीय मुद्दे जैसे इन चुनावों में ज्यादा हावी होते हैं। तो आप ये देखिए कि पहले लोगों के बारे में लोग ये सोचते थे कि केंद्र सरकार हमें जो कुछ दे रही है वो केंद्र सरकार दे रही है, पेंशन दे रही है, सिलेंडर दे रही है या हेल्थ दे रही है, जो भी है। लेकिन अब जो अशोक गहलोत की जो फोटो वाले किट जो घरों में पहुंच रहे हैं,
उसके बाद लोगों की एक धारणा ये भी बन रही है कि हमें जो भी दे रही है वो सरकार दे रही है। अब इसमें ये देखना है कि अशोक गहलोत कितने कामयाब हो पाते हैं, ये देखना पड़ेगा। तो आनंद जी, एक रिस्क लेना चाहेंगे आप प्रिडिक्ट करने के लिए, क्या कुछ रहेगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई माहौल किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं नजर आ रहा अभी। और ऐसी स्थिति जब बनती है तो हो सकता है 99 के फेर पे अटक जाए, हो सकता है 80 के फेर पे अटक जाए। मैं यही कहना चाहूंगा इस समय। साफ तौर पर राजस्थान में जो इस साल चुनाव होना है वो बेहद रोचक रहेगा, क्योंकि समीकरण कई बन सकते हैं, बिगड़ सकते हैं। और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले आपने सुना क्या वरिष्ठ पत्रकारों का मानना है, क्या इन जो सीजन जर्नलिस्ट सोचते हैं। राजस्थान में पृष्ठभूमि जो तैयार होती हुई दिख रही है उसके बारे में, हालांकि तीनों में से किसी ने भी रिस्क नहीं लिया प्रिडिक्ट करने का कि किसकी सरकार बन सकती है, पर यह साफ है कि राजस्थान में इस प्रकार की जो पृष्ठभूमि तैयार हुई है उसमें पत्रकारों को लगता है कि उनको काफ़ी ज़्यादा मटेरियल मिल सकता है अच्छी स्टोरीज करने के लिए और ज़मीनी पत्रकारिता करके ये बताने के लिए कि राजस्थान के प्रदेश का सरमाया या सूबेदार कौन बनने वाला है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं देवंकुर वधावन, जयपुर से न्यूज़ तक के लिए। सैनी जी, आपके हिसाब से एक सेकंड सर, ये सैनी जी 2024 में आपके हिसाब से कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत सकती है, क्या लगता है समीकरण बन सकते हैं? देखिए, राजस्थान का दृश्य तो जैसे ही विधानसभा के चुनाव होंगे साफ हो जाएगा कि अब लोकसभा के चुनाव कैसे होने हैं। क्योंकि राजस्थान में ऐसा नहीं होता कि लोकसभा में अलग से और विधानसभा में अलग से सिलसिला बन जाए। टूट टाट होती है, लेकिन इस बार टूट नहीं होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रीय जो एक कोई मुद्दा बनेगा उसके तहत ही राजस्थान उसी तरफ जाएगा। और राजस्थान में विशेष रूप से जो भी सरकार बनेगी, मुझे जो लग रहा है कि अभी तक ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जिस तरह के वेलफेयर के प्रोग्राम वो प्रेजेंट गवर्नमेंट चला रही है, ख़ास तौर से जो इनका पेंशन वाला सिलसिला है वो बहुत पॉपुलर हो रहा है। ये जो जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो भी बड़ा पॉपुलर हो रहा है। ये अगर इनकी शाही सूखती नहीं है और वैसे की वैसे रहती है तो और अगर ये वोटों में तब्दील होते हैं तो आप कह सकते हैं कि राजस्थान में सरकार कांग्रेस की बनेगी, तो फिर लोकसभा के चुनावों में भी वैसा ही सिलसिला होगा। सैनी साहब, राजस्थान में क्या लगता है कि जो चुनाव लोकसभा के होने हैं उसको लेकर विपक्ष बनाम मोदी की लड़ाई हो सकती है? देखिए, आने वाले विधानसभा के चुनाव ही तय कर देंगे कि ये मोदी बनाम विपक्ष की लड़ाई या जो भी हो। वरना मुझे लगता है कि कहीं बीजेपी बनाम वो ना हो जाए, क्योंकि अगर 3 चुनावों में परास्त होते हैं मोदी विधानसभा के चुनावों में, तो उसके बाद में मोदी की स्थिति वो नहीं होगी जो आज हम देख रहे हैं। काफ़ी कुछ उन पे प्रभाव पड़ा है कर्नाटक का, वही 3 राज्यों के, उसके बाद में तो चीज़ें बहुत बदल जाएंगी। और जो स्वर खामोश हैं, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी जैसे सन 1980 में पैदा हुई थी, वो खड़ी हो सकती है और उसकी कार्यकारिणी वास्तविक हो सकती है, वो नाम की नहीं होगी। फिर एक आखिरी सवाल आपसे, क्या वर्तमान स्थिति को देखते हुए आपको लगता है कि समीकरण क्या बन सकते हैं, क्या बदल सकते हैं? देखिए, जो हालात चल रहे हैं उसमें एक जो आवाज़ आ रही है कि जो शासन है, केंद्र का शासन, वो राज्यों की स्वायत्तता समाप्त कर रहा है, राज्यों के अधिकार समाप्त कर रहा है, उसके खिलाफ राज्य यूनाइट होंगे। और साथ साथ में ये लग रहा है कि जो कुछ केंद्र सरकार का एटीट्यूड है टूवर्ड्स अपोजिशन वो ठीक नहीं है, वो बड़ा तकलीफदेह है और एक तरीके से लोगों के अधिकार छीनने वाला है। तो वो मुझे लगता है कि वो विपक्ष के फेवर में जाएगा और वो काफ़ी कुछ नुकसान पहुंचा सकता है वर्तमान सरकार को। थैंक यू सैनी साहब। सर आजी, सर ये बताइए कि राजस्थान की अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव के रनअप में, क्या लगता है आपको कि जो परिस्थितियां हैं वो विपक्ष बनाम मोदी की लड़ाई की तरफ लेके जाएंगे? मतलब आपका कहना है कि कांग्रेस वर्सेस मोदी बीजेपी की जगह, तो देखिए ये रहेगा, बिल्कुल रहेगा। और बीजेपी खुद इसको कह रही है ना, वो तो बिल्डअप ही इसीलिए कर रहे हैं कि इट इज़ मोदी वर्सेस द करंट गवर्नमेंट। सो बीजेपी के अंदर इसमें कोई डाउट नहीं है, उनकी तैयारियों में कोई डाउट नहीं है, वो अपने हिसाब से अपने इंटरनल सर्वे किस तरह काम कर रहे हैं वो सारी चीज़ें उनकी इन प्लेस है। बट आई थिंक समवेयर दे आर ऑल्सो वेटिंग कि कांग्रेस का फायरवर्क पूरा हो जाए ना,
वो जब इतना कुछ हो ही रहा है तो हम क्यों हमारा आर्सेनल अभी खराब करें? वी स्टिल हैव टाइम एंड दिस गिव्स देम द टाइम कि वो अपना हाउस इन ऑर्डर कर ले। जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां आपने देखा कि क्या रहा, अभी की क्या परिस्थितियां हैं, और आपके हिसाब से 2024 में जो चुनाव होना है उसमें समय बाकी है, पर क्या समीकरण आप बनते हुए, बिगड़ते हुए, बदलते हुए देख सकते हैं? देखिए, लोकसभा अभी काफ़ी दूर है, पर उससे पहले वाला जो बिल्डअप आएगा, जैसे हमारी चर्चा में भी बात हुई, मुझे ये नहीं लगता कि कोई हंग नंबर जाएगा। जनता बहुत क्लियर मैंडेट देगी। अब पिछले चुनाव में भी देख लीजिए, हालांकि नंबर 99 था, पर जिस हिसाब से जो इंडिपेंडेंट आए थे वो सारे कांग्रेस सपोर्टेड थे, तो वो क्लियर था। तो मेरा पिछली बार जैसे जब मैंने अपना ट्रिप कंक्लूड किया था तो मेरा असेसमेंट था समवेयर अराउंड 130 कांग्रेस फ्रॉम 21। सो आई स्टिल रिमेंबर टॉकिंग टू अविनाश पांडे, तो मैंने कहा था आप 130 ला सकते हैं। लोकसभा को लेकर क्या कहना चाहिए? लोकसभा को लेके विधानसभा के रिजल्ट पे काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा, बट हाँ, कई, मैं अभी जिस तरह से घूमता हूँ, कई स्थानीय लोगों को अब डाउट होने लगा है। उन एमपीज को लेके एंटी इनकम्बेंसी है। बट देखिए, एक और बात है, इसमें कोई तारीफ नहीं है, बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा एक इलेक्शन फाइटिंग मशीन है। सो जहां उनका वेयर एंड टेयर होता है ना, जो फॉर्मूला 1 में रेस में कार की स्पीड कम नहीं होती, वो पुर्जे बदलते हैं, तो वो लोग और चीज़ें बदलने में टाइम नहीं लगाएंगे। अभी उनको लगा कि अगर उनका जो भी अलाइनमेंट उन्हें करना था, जैसा आपने कहा कि सतीश पूनिया वर्सेस वसुंधरा राजे लग रहा था, तो अगर उनको कंटेन करना था, पैसिफाई था, तो उन्होंने एक को हटाया और उन्हीं को वापस अपने 5 लोगों की पार्टी में एक एडजस्टमेंट भी कर दिया। तो वो हैं भी और नहीं भी, तो वो सबको साध के चल रही है। तो मुझे इसमें कोई डाउट नहीं लग रहा कि 24 में भी अगर वो यहाँ पे मैंडेट क्लियर लाते हैं तो दे विल हैव एन अपर एज। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। आनंद, चुनाव के लोकसभा चुनाव में आनंद जी ये बताएं कि फिलहाल के समीकरण क्या हैं, और लोकसभा चुनाव के रनअप में, लोकसभा चुनाव से पहले क्या समीकरण आप बनते, बिगड़ते, बदलते हुए देख सकते हैं? देखिए देव जी, कि जो राजस्थान के विधानसभा के चुनाव है उसके मुद्दे तो अलग हैं, कि पूरी तरह से जो स्थानीय मुद्दे हैं, या अशोक गहलोत का 22,500 करोड़ का जो महंगाई राहत कैंप है, जो पूरा पैसा का पैकेज है, वो है। लेकिन आप लोकसभा चुनाव के अगर उसमें देखें तो लोकसभा चुनाव में आप देखिए कि मोदी का ही मुद्दा रहेगा मुख्य, और राजस्थान में राहुल गांधी या मोदी वही मुद्दे रहेंगे। और हो सकता है लोकसभा चुनाव में पिछले 2 चुनावों जैसी स्थिति नहीं रहे, लेकिन स्थिति फिर मुझे जो लगता है फील्ड के जो चीज़ें देखते हैं बीजेपी के पक्ष में ही नज़र आती है। थैंक यू आनंद जी।